18.1 परिचय। संप्रभुता किसी राज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इसे समाज में अन्य राजनीतिक समूहों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समान संस्थाओं से अलग करती है। संप्रभुता का विचार आधुनिक समय में क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव और विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिससे इतिहास के दौरान इसके अर्थ में बदलाव आया है। विभिन्न व्याख्याओं के बावजूद संप्रभुता का एक मौलिक अर्थ है। एक उल्लेखनीय राजनीतिक वैज्ञानिक हिंसले के अनुसार संप्रभुता अनिवार्य रूप से यह विचार है कि राजनीतिक समुदाय में एक अंतिम और पूर्ण राजनीतिक अधिकार है और कोई अंतिम और पूर्ण अधिकार कहीं और मौजूद नहीं है। संक्षेप में, संप्रभुता अधिकार की अवधारणा के इर्दगिर्द घूमती है। इसे आधुनिक राजनीतिक जीवन में देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर प्राधिकार के बारे में मूलभूत धारणा माना जा सकता है। प्राधिकरण शासन करने के अधिकार या उपाधि को संदर्भित करता है और संप्रभुता इस बात पर जोर देती है कि राज्य की सरकार सर्वोच्च और स्वतंत्र दोनों है। यह अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सभी व्यक्तियों पर सर्वोच्चता रखता है और अन्य शासी निकायों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। संप्रभुता के विचार ने अकादमिक चर्चाओं में बहस छेड़ दी है, जिसका मुख्य कारण स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विविध तरीके हैं। स्वतंत्रता अधिकार और अधिकार से जुड़ी है, जबकि स्वायत्तता शक्ति और क्षमता से जुड़ी है। इतिहासकार, अंतर्राष्ट्रीय वकील और राजनीतिक सिद्धांतकार अक्सर पूर्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि राजनीतिक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री बाद पर जोर देते हैं। संप्रभुता के लिए ये अलग-अलग दृष्टिकोण सहअस्तित्व में हैं, और जब हम राजनीतिक विचार में इस प्रमुख अवधारणा के विश्लेषण में उतरते हैं, तो इन पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ से शुरू करते हुए, यह खंड आधुनिक क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव और संप्रभुता की अवधारणा से उनके संबंध की पड़ताल करता है। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि यह विचार, जो शुरू में शासकों से जुड़ा था, बाद में सामान्य आबादी से कैसे जुड़ गया। इसके अतिरिक्त हम उन विरोधाभासी तरीकों की जांच करेंगे जिनमें राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने इस अवधारणा का उपयोग किया है। धारा 18.2 पर आगे बढ़ते हुए, संप्रभुता को संविधान के भीतर एक राजनीतिक जीवन व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जो इसे कृत्रिम और ऐतिहासिक दोनों बनाती है। यूरोप में 15वीं से 17वीं शताब्दी से पहले, जब आधुनिक क्षेत्रीय राज्य पहली बार सामने आए, तब संप्रभुता की धारणा का कोई अस्तित्व नहीं था। प्राचीन शास्त्रीय यूनानी दुनिया में शहर राज्य या पोलिस राज्य और समाज के बीच अंतर नहीं करते थे। शासन नागरिक राज्यपालों द्वारा चलाया जाता था, जहां नागरिक राज्य प्राधिकरण के विषय और सार्वजनिक नियमों के निर्माता थे। रोमन साम्राज्य, जो ग्रीक शहर राज्यों के बाद सफल हुआ, ने शासन का एक नया रूप पेश किया, एक केंद्रीकृत प्राधिकरण द्वारा शासन। सम्राट की प्राथमिकताओं में कानून का बल था। यद्यपि कानून बनाने वाली शक्ति के एक विशिष्ट रूप के रूप में संप्रभुता की अवधारणा उभरी, लेकिन यह रोमन साम्राज्य से आगे नहीं टिक पाई। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ईसाई धर्म को प्रमुखता मिली, जिससे विकेंद्रीकृत सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। इस अवधि के दौरान ईसाई सत्ता दो ईश्वरीय संस्थाओं पर निर्भर हो गई, पापसी और पवित्र रोमन साम्राज्य। सत्ता सांसारिक से पारलौकिक प्रतिनिधियों की ओर स्थानांतरित हो गई, जिसमें ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया। ईसाई विश्वदृष्टि में अच्छाई को दैवीय इच्छा के साथ जोड़कर देखा जाता था और प्राकृतिक या धार्मिक कानूनों को राज्य के कानूनों से बेहतर माना जाता था। सामंती दुनिया में प्राथमिक अवधारणा राज्य नहीं, बल्कि कानून थी। यह कानून राजनेताओं द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे प्रथा और मिसाल के अध्ययन के माध्यम से खोजी गई एक सार्वभौमिक और शाश्वत व्यवस्था का हिस्सा माना गया था।
राजा, परिश्ते और न्यायाधीश इस कानून को ढूंढ और तैयार कर सकते थे, लेकिन वे इसे बना नहीं सके, क्योंकि नया कानून बनाना एक नई बाध्यता थोपने की इच्छाशक्ति का कार्य होगा, कुछ ऐसा जो केवल भगवान के लिए जिम्मेदार है। बॉक्स 18.1 आधुनिक युग। मध्ययुगीन काल में काम करने का पुराना तरीका दो महत्वपूर्ण आंदोलनों के साथ बदलना शुरू हुआ, जिन्होंने आधुनिक युग की शुरुआत की। पुनर्जागरण और सुधार। पुनर्जागरण ने मानवतावाद पर ध्यान वापस लाया और रोमन कानूनों की फिर से खोज की, जिससे लोगों की राजनीतिक शक्ति के बारे में सोच बदल गई। दूसरी ओर सुधार ने पूरे यूरोप में पोप के अधिकार पर सवाल उठाया। जैसे ही चर्च और पवित्र रोमन साम्राज्य ने अपनी पकड़ खो दी, स्थानीय शासकों ने कार्यभार संभाला और मजबूत केंद्रीकृत राजशाही का गठन किया। यह सत्ता परिवर्तन इंग्लैंड में ट्यूडर राजवंश, फ्रांस में बॉर्बन्स, स्पेन में हैब्सबर्ग इत्यादि के तहत हुआ। अब धर्मनिरपेक्ष नेता संप्रभुता की एक नई भाषा का उपयोग करके सर्वोच्च सत्ता का दावा कर सकते हैं, जबकि क्षेत्रीय राज्य पूरे यूरोप में फैल रहा था, धीरे धीरे उस वैश्विक प्रणाली का निर्माण कर रहा था जिसे हम आज जानते हैं। उस समय के राजनीतिक दार्शनिकों ने इस नए प्रकार की सरकार को उचित ठहराया। यूरोपीय क्षेत्रीय राज्यों के शुरुआती दिनों में दो विचारकों, निकोलो मैकियावेली और मार्टिन लूथर ने अनजाने में राज्य संप्रभुता की अवधारणा के लिए आधार तैयार किया। भले ही उन्होंने संप्रभुता पर स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की, लेकिन उनके विचारों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैकियावेली 1469 से 1527 ने पुनर्जागरण इटली में शहर राज्यों की राजनीति को देखते हुए रेखांकित किया कि एक सफल गणतंत्र के निर्माण के लिए एक शासक को क्या करने की आवश्यकता है। उनकी सलाह ने शासक को अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया। मैकियावेली ने सुझाव दिया कि शासक को प्राकृतिक कानून, कैनन कानून, सुसमाचार की शिक्षाओं या ईसाईगत के किसी भी मानदंड से बंधा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बजाय शासक को ऐसे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो गलत लग सकते हैं, इसलिए नहीं कि वे अब गलत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि कभी-कभी राज्य को मजबूत और व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। शासक का कर्तव्य रासन डिएटेट था, जो अपनी सीमाओं के भीतर एकीकृत राज्य की भलाई को प्राथमिकता देता था। मार्टिन लूथर ने एक अलग प्रकार के अधिकार के लिए तर्क दिया। अपने सुधार धर्मशास्त्र में उन्होंने कैथोलिक चर्च की शक्तियों को उसके धार्मिक अधिकार और धर्मनिरपेक्ष मामलों पर उसके नियंत्रण दोनों के संदर्भ में कम करने का लक्ष्य रखा। लूथर ईश्वर के अधीन दो अलग अलग आदेशों में विश्वास करते थे, एक जिसमें ईसा मसीह और आस्तिक की आत्मा के बीच आध्यात्मिक संबंध शामिल था, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष समाज से संबंधित था जहां नागरिक अधिकारी कानूनों और जबरदस्ती के माध्यम से शासन करते थे। लूथर के अनुसार इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग व्यवस्थित किया जाना चाहिए। चर्च के नेताओं को आध्यात्मिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष शासकों, राजकुमारों, राजाओं और मजिस्ट्रेटों को अस्थायी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। लूथर और उनके अनुयायियों द्वारा प्रस्तावित यह व्यवस्था संप्रभुता के सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से चर्चा किए बिना अनिवार्य रूप से नेताओं की भूमिकाओं को रेखांकित करती है। संप्रभुता पर विभिन्न विचारों की खोज में पहले स्पष्ट प्रस्तावक फ्रांसीसी दार्शनिक जीन बोडिन 1529 से 96 थे। फ्रांस में धार्मिक और नागरिक संघर्षों के समय मैकियावेली से प्रभावित बोडिन ने तर्क दिया कि एक अप्रतिबंधित सत्तारूढ़ शक्ति स्थापित करने से धार्मिक और प्रथागत प्राधिकरण को खत्म करके ऐसे संघर्षों को हल किया जा सकता है। संप्रभुता पर बोडिन का क्लासिक बयान, जैसा कि उनके काम द 6 बुक्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ 1576 में उल्लिखित है, ने प्रत्येक राजनीतिक समुदाय के भीतर एक निश्चित संप्रभु प्राधिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस प्राधिकरण के पास समुदाय द्वारा प्राधिकरण के वैध आधार के रूप में मान्यता प्राप्त निर्णायक शक्तियां होनी चाहिए। बोर्डिन के अनुसार संप्रभुता में कानून बनाने की बेलगाम और अविभाजित शक्ति शामिल है। कानून अपनी शक्ति के प्रयोग में संप्रभु का आदेश है। बोर्डिन के अनुसार संप्रभु शक्ति दूसरे के आदेशों के अधीन नहीं हो सकती, क्योंकि यह संप्रभु ही है जो विषयों के लिए कानून बनाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बोर्डिन ने निरंकुश शासन की वकालत नहीं की, इसके बजाय उन्होंने तर्क दिया कि संप्रभु सम्राट की शक्ति एक उच्च कानून द्वारा बाधित थी, चाहे वह ईश्वर की इच्छा के रूप में हो या प्राकृतिक कानून के रूप में। इस प्रकार बोर्डिन के अनुसार अस्थायी शासकों की संप्रभुता दैवीय अधिकार पर आधारित थी। बोर्डिन का मानना था कि एक उचित संप्रभु सत्ता तभी स्थापित की जा सकती है जब राजनीतिक निकाय में शासक और शासित दोनों शामिल हो। पिछली मान्यताओं और राजनीति के विपरीत जो उन्हें एकीकृत करने में विफल रही। हिंसले 86। राजशाही संप्रभुता स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले बोर्डिन ने शासक और शासित दोनों को शामिल करने वाली संप्रभु शक्ति के विचार में निहित तनावों को संबोधित नहीं किया। सामाजिक अनुबंध स्कूल के प्रमुख व्यक्तियों हॉब्स, लॉक और रूसो ने इस विषय की खोज की, लेकिन संप्रभु शक्ति की प्रकृति और सरकार और राज्य की वैधता के मानदंडों पर असहमति जताई। हॉब्स ने अंग्रेजी गृहयुद्ध की राजनीतिक अस्थिरता के दौरान शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में सक्षम एक सर्वशक्तिशाली संप्रभु की स्थापना करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने एक अद्वितीय प्राधिकार का प्रस्ताव रखा, संप्रभु का विषय से संबंध यह दावा करते हुए कि एक सर्वशक्तिशाली संप्रभु तभी उभर सकता है जब व्यक्ति सभी चीजों पर अपना अधिकार छोड़ दे। हॉब्स ने संप्रभुता को एक अनुबंध पर आधारित किया, जहां प्रत्येक समुदाय का सदस्य एक व्यक्ति या निकाय, लेविथान, राज्य का प्रतीक, को सभी अधिकार और शक्तियां सौंप देता है। यह संप्रभु अनुबंध का पक्षकार नहीं, बलपूर्वक सत्ता पर एकाधिकार रखता है, क्योंकि मानवीय भावनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि बल के बिना समझौते केवल शब्द होते हैं और व्यक्तियों को सुरक्षित नहीं कर सकते। संप्रभु का अधिकार स्थायी, अविभाजित और अंततः असीमित है, जो राज्य शक्ति के लिए एक मजबूत औचित्य प्रदान करता है। हॉब्स राज्य और शासकों को संप्रभुता देने में विश्वास करते थे, जबकि जीन जैक्स रूसो का तर्क था कि संप्रभुता लोगों के पास रहनी चाहिए। रूसो के अनुसार लोगों को आम हित के लिए कानून और नियम स्वयं बनाने और उनका पालन करना चाहिए। अधिकार उन लोगों के पास है जो अपने जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आम नागरिकों को भी राज्य संचालन में भूमिका निभानी चाहिए। रूसो ने लोकतांत्रिक बहुमत द्वारा लिए गए निर्णयों पर कोई सीमा नहीं लगाई, जैसा कि बर्लिन ने 1969 में बताया था। संभावित रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। हॉब्स के विपरीत, जिन्होंने राज्य को सशक्त बनाया, रूसो ने बहुमत समुदाय को व्यक्तिगत नागरिकों पर हावी होने का अधिकार दिया। दूसरी ओर जॉन लॉक ने शासकों और शासितों, राज्य और समुदाय के बीच के द्वंद्व को पार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता संपूर्ण राजनीतिक निकाय में निहित है, समुदाय संप्रभुता का स्रोत है और राज्य इसके अभ्यास के लिए उचित उपकरण के रूप में कार्य करता है। लॉक की अवधारणा में राज्य के गठन का अर्थ राज्य को सभी अधिकारों का पूर्ण हस्तांतरण नहीं है, जबकि विषय कानून बनाने और लागू करने से संबंधित अधिकारों को हस्तांतरित करते हैं। यह प्रक्रिया राज्य पर अपने आवश्यक उद्देश्य को पूरा करने पर निर्भर करती है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का संरक्षण। इसलिए सर्वोच्च शक्ति अंततः लोगों के पास ही रहती है, जिनके पास शासकों को हटाने और यहाँ तक कि सरकार के मौजूदा स्वरूप को बदलने का भी अधिकार है। रूसो और लॉक के विचारों ने यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में वंशवादी शासन को प्रतिनिधि सरकारों के साथ बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संप्रभुता की अवधारणा को लेकर बात के विवादों और जटिलताओं के बावजूद एक आम सहमति है कि किसी समुदाय के भीतर कानून और निर्णय लेने के लिए संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि संप्रभुता का अंतिम स्रोत लोग हैं और इसे राज्य को सौंपा जाता है और उनकी ओर से सरकार के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। इन राजनीतिक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं आवश्यक मानी जाती है। हेल्ड 84 पृष्ठ। संप्रभुता की अवधारणाओं पर चर्चा से यह स्पष्ट है कि जहां एक निश्चित सत्ता की आवश्यकता पर सहमति है, वहीं सर्वोच्च सत्ता की प्रकृति में मतभेद है। बहस इस बात के इर्दगिर्द घूमती है कि क्या यह कानूनी अधिकार या निर्विवाद राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। साथ ही इसका स्थान भी है, चाहे वह राज्य के भीतर हो या लोगों के भीतर। निम्नलिखित अनुभागों में हम बाहरी संप्रभुता की जांच करने से पहले इन पहलुओं पर गौर करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संप्रभु राज्यों की स्वतंत्र और स्वायत्त स्थिति से संबंधित है। 18.4 कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बोर्डिन ने एक ऐसे संप्रभु के लिए तर्क दिया जो उनसे बंधे बिना कानून बना सकता था। बोर्डिन के अनुसार कानून अनिवार्य रूप से संप्रभु के आदेश के समान था और प्रजा उसका पालन करने के लिए बाध्य थी। दूसरी ओर हॉब्स ने संप्रभुता को अधिकार के बजाय शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया। उन्होंने संप्रभुता को दमनकारी शक्ति के एकाधिकार के रूप में देखा और इसे किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथों में सौंपने की वकालत की। अधिकार और शक्ति पर जोर देने के इस अंतर ने संप्रभुता की दो अलग-अलग धारणाओं को जन्म दिया है, कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता इस विश्वास में निहित है कि अंतिम प्राधिकार राज्य के कानूनों में निहित है। यह कानूनी संप्रभुता है जहां सर्वोच्च शक्ति को कानूनी अधिकार के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, यह कानून द्वारा परिभाषित अनुपालन की आवश्यकता के अधिकार पर आधारित है। इसके विपरीत राजनीतिक संप्रभुता कानूनी अधिकार के दावे पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका संबंध केवल सत्ता के वास्तविक वितरण यानी वास्तविक संप्रभुता से है। इसलिए राजनीतिक संप्रभुता आज्ञाकारिता का आदेश देने की क्षमता वाली एक सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के अस्तित्व को संदर्भित करती है, क्योंकि यह जबरदस्ती बल पर एकाधिकार रखती है। संप्रभुता और कानूनी प्राधिकार की अवधारणाएं हालांकि विश्लेषणात्मक रूप से भिन्न हैं, व्यवहार में निकटता से जुड़ी हुई है। यह तर्क दिया जाता है कि कोई भी अपने आप में संप्रभुता के स्थायी स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। संप्रभुता में स्वाभाविक रूप से कानूनी अधिकार कायम करने का दावा शामिल है, केवल बल के बजाय वैध तरीके से शक्ति का प्रयोग करना। इसलिए संप्रभुता के लिए पर्याप्त दावे हमेशा एक महत्वपूर्ण कानूनी आयाम रखते हैं। हालांकि केवल कानून पर निर्भर रहना हमेशा अनुपालन की गारंटी नहीं देता है। किसी भी समाज में ऐसे व्यक्ति और समूह होंगे जो राज्य के कानूनों की अवहेलना करते हैं और आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। नतीजतन राज्य के पास अनुपालन सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए और शक्ति के प्रयोग से कानून के अधिकार को मजबूत किया जाना चाहिए। बॉक्स 18.2 संप्रभुता की राजनीतिक अवधारणा। सभी राज्यों का लक्ष्य बलपूर्वक सत्ता पर विशेष नियंत्रण रखना और उस तक अपने नागरिकों की पहुंच को सीमित करना है। हालांकि केवल कुछ ही लोग अकेले बल के माध्यम से शासन करते हैं। अधिकांश राज्य अपने नागरिकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि उन्हें शासन करने का अधिकार है। कानूनी संप्रभुता स्थापित करने के इन प्रयासों ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण में योगदान दिया है। कुछ राज्य जैसे कि नाजी जर्मनी और पोल पॉट का कंबोडिया संप्रभुता का एक विशुद्ध राजनीतिक रूप स्थापित करने के करीब आ गए थे, जो मुख्य रूप से दमन, हेरफेर और जबरदस्ती के माध्यम से शासन कर रहे थे।
हालांकि ये शासन लंबे समय तक नहीं चले। इसके अलावा ऐसे राज्यों में भी व्यापक वैचारिक तंत्र विकसित करके अपने अधिकार को वैध बनाने का प्रयास किया गया। इसलिए व्यावहारिक रूप से संप्रभुता का अर्थ कानूनी और राजनीतिक अधिकार दोनों होना है। संप्रभुता के लक्षण। इससे पहले कि हम संप्रभुता के बाहरी पहलू की जांच करें, आइए संप्रभुता की अवधारणा से उत्पन्न होने वाली विशेषताओं को रेखांकित करें। संप्रभुता की आवश्यक विशेषताएं नीचे बताई गई है। निरपेक्षता। समाज में अन्य समूहों के संबंध में संप्रभु का अधिकार पूर्ण और अप्रतिबंधित है। यह इस अर्थ में पूर्ण है कि यह किसी कानूनी या अन्य बाधा से बंधा नहीं है। संप्रभु द्वारा जारी कानून और आदेश सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, जबकि परिवार, ग्राम परिषद, क्लब, ट्रेड यूनियन और व्यवसाय जैसे सामाजिक समूह अधिकार के साथ नियम स्थापित कर सकते हैं। ये नियम केवल कानून द्वारा परिभाषित सीमाओं के भीतर ही मान्य है। यदि संप्रभु किसी अन्य प्राधिकारी, आंतरिक या बाह्य, के नियंत्रण के अधीन है तो वह संप्रभु होना बंद कर देता है। विशिष्ट। राज्य की संप्रभु शक्ति विशिष्ट है, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य संघ इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। किसी राज्य में केवल एक ही संप्रभु प्राधिकारी हो सकता है, जो कानूनी तौर पर अपने निवासियों से आज्ञाकारिता की मांग कर सकता है। संप्रभुता राज्य की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रतिद्वंद्वी या समानांतर सत्ता को बर्दाश्त नहीं करती है। स्थायित्व। संप्रभुता आत्मनिर्भर है। जब तक राज्य अस्तित्व में है तब तक यह सत्ता का सर्वोच्च रूप बना हुआ है। सरकार बदलने के बावजूद राज्य की संप्रभुता कायम है। एक बार संप्रभुता खो जाने पर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सार्वभौमिकता। संप्रभु राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों और समूहों पर अधिकार रखता है। कोई भी व्यक्ति या समूह कानूनी अधिकार के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र से छूट का दावा नहीं कर सकता है। अहस्तांतरणीयता। राज्य की संप्रभुता को न तो दिया जा सकता है और न ही हस्तांतरित किया जा सकता है। चूंकि संप्रभुता राज्य की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे खोने का मतलब राज्य को ही नष्ट करना होगा। जैसा कि लीबर ने कहा, संप्रभुता को त्यागा नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह जैसे एक पेड़ अपने अंकुरण के अधिकार को नहीं छोड़ सकता या कोई व्यक्ति आत्मविनाश के बिना अपने जीवन या व्यक्तित्व को हस्तांतरित नहीं कर सकता। अविभाज्य। एक राज्य में केवल एक सर्वोच्च शक्ति हो सकती है। यदि संप्रभुता विभाजित होती है तो इसका तात्पर्य एक से अधिक राज्यों के अस्तित्व से है। भले ही सरकार की विभिन्न शाखाएं संप्रभु शक्ति के प्रयोग को साझा करती हों, अंतिम प्राधिकार समाज में अन्य संगठनों पर व्यापक बलपूर्वक नियंत्रण के मामले में अविभाजित रहता है। सरकारी एजेंसियां संप्रभु की कार्यवाहियां मात्र हैं। जैसा कि इस खंड में पहले बताया गया है, संप्रभुता के दो विपरीत पहलू हैं। आंतरिक संप्रभुता एक राज्य के भीतर सत्ता के वितरण से संबंधित है, जो राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता और स्थान के बारे में सवाल उठाती है। बाहरी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य की भूमिका और विश्व मंच पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उसकी क्षमता से जुड़ी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों पहलू सहअस्तित्व में हैं और हमेशा मौजूद रहते हैं। संप्रभु सत्ता का प्रयोग सीमाओं के भीतर और बाहरी लोगों के प्रति किया जाता है, जो इसकी स्वतंत्रता को पहचानते हैं। 18.5 आंतरिक संप्रभुता। पिछली चर्चा मुख्य रूप से आंतरिक संप्रभुता पर केंद्रित रही है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यह निर्धारित करने में उलझा हुआ है कि संप्रभुता कहाँ स्थित होनी चाहिए। मैकियावेली, बोर्डिन और हॉब्स जैसे शुरुआती विचारकों का झुकाव एक ही व्यक्ति, एक राजा में संप्रभुता निहित करने की ओर था। मुख्य लाभ एकल आधिकारिक आवाज के माध्यम से व्यक्त संप्रभुता की अविभाज्यता थी।
हालांकि बाद में लोके और रूसो जैसे विचारकों ने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत करते हुए इस पूर्ण विचार को खारिज कर दिया। यह विश्वास की अंतिम अधिकार लोगों के पास है। इस अवधारणा को आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत की नींव माना जाता है। हालांकि इन विचारकों के विचार इस बात पर अलग-अलग थे कि अंतिम अधिकार किसे या किसके पास होना चाहिए। वे इस बात पर सहमत थे कि संप्रभुता एक विशिष्ट इकाई में निहित हो सकती है और होनी भी चाहिए। यह विश्वास संप्रभुता के पारंपरिक सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे अद्वैतवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तक कि लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक रूसो ने भी माना कि सामान्य इच्छा केवल एक ही व्यक्ति द्वारा व्यक्त की जा सकती है, जिसे विधायक कहा जाता है। आज के बहुलवादी और लोकतांत्रिक युग में संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा को आलोचना का सामना करना पड़ा है। जॉन फ्रिग्स और हैरोल्ड जे लास्की जैसी शख्सियतों का तर्क है कि निरपेक्षता के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण अद्वैतवादी सिद्धांत अवांछनीय है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किसी समाज में राजनीतिक शक्ति केवल राज्य तंत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न समूहों और संस्थानों के बीच साझा की जाती है। इसके अलावा वे आधुनिक सरकारी प्रणालियों में इसकी अपर्याप्तता को उजागर करते हैं, जो जांच और संतुलन के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है। बहुलवादियों के लिए उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत संप्रभुता की धारणा के सीधे विरोध में खड़े हैं। बहुलवादी निर्वाचित बहुमत को बहुत अधिक शक्ति देने के जोखिमों के प्रति आगाह करते हैं और राज्य की संप्रभु शक्ति को नियंत्रित करने और प्रभावित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हालांकि वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि अद्वैतवादी परिप्रेक्ष्य एक कानूनी सिद्धांत है जो इस बात पर जोर देता है कि राज्य अकेले ही अपने क्षेत्र के भीतर अनिवार्य और सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार रखता है। केवल राज्य के पास कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बलपूर्वक शक्ति का उपयोग करने का कानूनी अधिकार है। यह अधिकार सभी नागरिकों द्वारा स्वीकार किया गया है, जबकि अन्य संघ शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सभी व्यक्ति उनके अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इन संघों को उच्च अधिकारियों के पास अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। राज्य सर्वोच्च प्राधिकारी होने के नाते अपने संप्रभु कार्यों के खिलाफ अपील करने से प्रतिरक्षित है। 1688 और 1789 में क्रमशः अंग्रेजी और फ्रांसीसी क्रांतियों के बाद प्रतिनिधि और संवैधानिक सरकारें विविध रूप लेकर दुनिया भर में उभरी। प्रतिनिधि सरकारों में संप्रभुता स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। जॉन ऑस्टिन, एक अंग्रेजी न्यायविद, ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटेन में संप्रभुता क्राउन या लोगों में नहीं बल्कि संसद में सम्राट में निहित है। यह सर्वोच्च अंग सभी के लिए बाध्यकारी कानून बनाता है, लेकिन उनसे बाध्य नहीं है और इच्छानुसार कानून बदल सकता है। हालांकि विधायी सर्वोच्चता की यह अवधारणा 19वीं सदी की ब्रिटिश सरकार के लिए विशिष्ट है। विधायी सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे संघीय राज्यों के साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाती है। संघवाद में शक्ति को दो स्तरों केंद्र और राज्यों या घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। प्रत्येक स्वायत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। संघवाद साझा या विभाजित संप्रभुता की धारणा को प्रस्तुत करके एकल अविभाजित संप्रभु शक्ति के पारंपरिक विचार को बदल देता है। इस ढांचे में न तो केंद्र और न ही क्षेत्रीय सरकारों को निश्चित रूप से संप्रभु के रूप में लेबल किया जा सकता है, क्योंकि सच्चा अधिकार संविधान में निहित है, जो प्रत्येक स्तर पर शक्ति आवंटित करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कुछ लोगों का तर्क है कि संप्रभुता न्यायालय के पास है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं को पलटा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में
संविधान में संशोधन करने की शक्ति कांग्रेस के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के 3/4 बहुमत में या विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए सम्मेलन के माध्यम से निहित है। इसी प्रकार भारत में संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के पास है। अवधारणा में जटिलता जोड़ते हुए यह भी तर्क दिया जा सकता है कि भारत में अंतिम संप्रभुता स्वयं लोगों में निहित है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, जो हम लोग शब्दों से शुरू होती है। ये पेचीदगियां पैदा करती है संघीय राज्यों में संप्रभुता की एक बहुकेंद्रित समझ। इस बात पर व्यापक रूप से बहस हुई है कि ब्रिटेन में अंतिम कानूनी अधिकार वेस्टमिंस्टर संसद के पास है। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, संसद एक पुरुष को एक महिला में बदलने के अलावा कुछ भी कर सकती है। इस एकात्मक सरकार में प्रतिस्पर्धी विधायिकाओं का अभाव है, जिससे संसद कानून का एकमात्र स्रोत बन जाती है। फिर भी कुछ लोगों का तर्क है कि ब्रिटिश संसद के पास वास्तव में कानूनी या राजनीतिक संप्रभुता नहीं है। यूरोपीय संघ (EU) में सदस्यता ने अपनी कानूनी संप्रभुता से समझौता किया है, यूरोपीय कानून का पालन करना और लक्जमबर्ग में यूरोपीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाध्य किया है। 1991 में यूरोपीय न्यायालय ने माल और व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही पर यूरोपीय संघ के कानूनों के साथ टकराव के लिए ब्रिटिश संसद के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1988 को गैरकानूनी माना। हालांकि संसद यूरोपीय संघ से अलग होने का अधिकार पाकर कानूनी संप्रभुता बरकरार रख सकती है, लेकिन इसकी राजनीतिक संप्रभुता हमेशा सीमित रही है। मतदाता, वित्तीय या आर्थिक शक्ति वाले संगठित हित, प्रमुख व्यापारिक साझेदार, सुपरनेशन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संधियां सहित विभिन्न संस्थाएं इसके व्यवहार को बाधित करती है। संक्षेप में, संप्रभुता पूरे राज्य या राजनीतिक समुदाय के भीतर निहित है। लोकतांत्रिक राज्यों में जटिल नियंत्रण और संतुलन आंतरिक और बाहरी बाधाओं के साथ मिलकर संप्रभुता के सटीक स्थान के बारे में चर्चा को पुराना बना देते हैं। निष्कर्षतः संप्रभुता समग्र रूप से राज्य या राजनीतिक समुदाय में निहित है। लोकतांत्रिक राज्यों में जटिल नियंत्रण और संतुलन और उनके सामने आने वाली आंतरिक और बाहरी बाधाओं के साथ संप्रभुता के सटीक स्थान के बारे में प्रश्न पुराने प्रतीत होते हैं। ध्यान बाहरी संप्रभुता, विशेष रूप से अन्य राज्यों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्वतंत्रता पर केंद्रित होना चाहिए। 18.6 बाह्य संप्रभुता। किसी राज्य के भीतर से देखने पर बाहरी संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है और बाहर से देखने पर यह स्वशासी सत्ता है। सरल शब्दों में, बाहरी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य की स्थिति और अन्य राज्यों के संबंध में उसके स्वतंत्र अधिकार से संबंधित है। वैश्विक संबंधों में संप्रभुता किसी देश की शक्ति से गहराई से जुड़ी होती है। बाहरी संप्रभुता को संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में माना जा सकता है, जहां एक राज्य लिखित या अलिखित लोकतांत्रिक संविधान के माध्यम से अन्य राज्यों से स्वतंत्र रूप से खड़ा होता है। इस संदर्भ में राज्य की संप्रभुता का अर्थ अन्य समान संस्थाओं से अलग होना है। यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के साथ संवैधानिक संबंध स्थापित करता है, तो वह अपनी संप्रभुता खो देता है, क्योंकि वह एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। बाहरी संप्रभुता, सीधे शब्दों में कहें तो, इसका मतलब है कि राज्य पर शासन करने वाला कोई उच्च राजनीतिक प्राधिकरण नहीं है। संप्रभु राज्य का अपने क्षेत्र, लोगों, संसाधनों और वहां होने वाली घटनाओं पर विशेष नियंत्रण होता है। बॉक्स 18.3 वेस्टफेलियन इंटरनेशनल सोसाइटी। वेस्टफेलियन अंतर्राष्ट्रीय समाज दो प्रमुख सिद्धांतों पर बनाया गया था। पहला सिद्धांत, रेक्स एस्ट इम्पीरेटर इन रेग्नो सो, राजा अपने दायरे में सम्राट है, इस बात पर जोर देता है कि संप्रभु किसी भी उच्च राजनीतिक प्राधिकार के अधीन नहीं है। प्रत्येक राजा स्वतंत्र है
और दूसरे राजा के समान है। दूसरा सिद्धांत क्यूजस क्षेत्र ईजस रिलीजियो, शासक अपने क्षेत्र का धर्म निर्धारित करता है, कहता है कि बाहरी लोगों को धार्मिक आधार पर संप्रभु क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आज की राज्य प्रणाली में संप्रभुता का विचार आमतौर पर वेस्टफेलिया की शांति से जुड़ा हुआ है, जो 1648 में 30 साल के युद्ध को समाप्त करने वाली संधियों की एक श्रृंखला है। हालांकि यह सदियों से चली आ रही एक जटिल प्रक्रिया को सरल बनाता है, राज्य प्रणाली के कुछ पहलू 17वीं शताब्दी तक मजबूत हो गए। वेस्टफेलिया में दो प्रमुख उपलब्धियां थी, यूरोप में प्राथमिक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में राज्यों का उदय और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की समाप्ति, जो उस समय तक संप्रभु अधिकारों का एक आम उल्लंघन था। किसी क्षेत्र के भीतर लोगों और संसाधनों पर विशेष क्षेत्राधिकार की अवधारणा को विभिन्न समझौतों और संधियों में औपचारिक रूप दिया गया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अनुच्छेद 2(4) में क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत शामिल है। इसमें कहा गया है कि सदस्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग से बचना चाहिए। बाहरी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मूलभूत पहलू स्थापित करती है, अराजकता, जिसका अर्थ है राज्यों पर उच्च अधिकार की अनुपस्थिति। एक शासी संस्था की कमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नियमशासित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। राज्यों ने, जो शुरू में एक दूसरे से बंधे नहीं थे, औपचारिक और अनौपचारिक नियमों को अपनाया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनयिक प्रोटोकॉल और प्रभाव क्षेत्रों की मान्यता। इनमें से कई नियम राज्यों की कार्रवाई की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और शक्तिशाली राज्यों को अक्सर कमजोर राज्यों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता होती है। कुछ विद्वान राज्य की संप्रभुता के क्षरण पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह मुख्य रूप से महान शक्तियों में मौजूद है। हालांकि संप्रभुता स्वायत्तता या कार्रवाई की स्वतंत्रता का पर्याय नहीं है, यह संवैधानिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। राजनीतिक और कानूनी संप्रभुता के बीच का अंतर स्वायत्तता और स्वतंत्रता के बीच के अंतर में निहित है। हालांकि राज्य अपनी इच्छानुसार कार्य करने की क्षमता खो रहे हैं, लेकिन ऐसा करने का उनका अधिकार बरकरार है। यदि संप्रभुता को राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह तर्क दिया जा सकता है कि राज्यों को शुरू से ही कार्रवाई की स्वतंत्रता सीमित थी। फिर भी अगर संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मौलिक आयोजन सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, संप्रभु राज्यों के आसपास संरचित एक आदेश तो बहुत कुछ नहीं बदला है। राज्यों की घरेलू नीतियों को प्रतिबंधित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को राज्यों द्वारा संप्रभु संस्थाओं के रूप में स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मूलभूत मानदंड, सिद्धांत और प्रथाएं राज्य की संप्रभुता पर केंद्रित रहती है। बाहरी संप्रभुता का विचार अंतर्राष्ट्रीय कानून में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसके आलोचक भी हैं। कुछ लोग प्रत्येक देश को उसके अपने क्षेत्र, लोगों और संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण देने के खतरों की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए, मानवाधिकार समूहों के पास बहुत सारे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि राज्य अपने ही नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, आतंकित कर सकते हैं या उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये समूह ऐसे मामलों में हस्तक्षेप के लिए तर्क देते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि देशों को उच्च नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिन्हें अक्सर मानवाधिकार सिद्धांतों में उल्लिखित किया गया है। इन सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल करने का प्रयास किया गया है, जैसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा में। दूसरी ओर, कुछ आलोचकों का मानना है कि संप्रभुता के लिए पारंपरिक तर्क का विस्तार केवल राष्ट्रीय सीमाओं से परे होना चाहिए।
बोडेन और हॉब्स जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि अव्यवस्था और अराजकता को रोकने के लिए संप्रभुता आवश्यक है। हालांकि राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत को बहुत सख्ती से लागू करने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अव्यवस्थित हो सकती है। जिस प्रकार किसी देश के भीतर शासक की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप क्रूरता और अन्याय हो सकता है, उसी प्रकार सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकार की कमी शक्तिशाली देशों को अवैध हस्तक्षेप में संलग्न कर सकती है और देशों के बीच संघर्ष, युद्ध का कारण बन सकती है। यह परिप्रेक्ष्य संप्रभुता के शास्त्रीय विचार को वैश्विक सरकार के लिए एक तर्क में बदल देता है। 18.7 निष्कर्ष। संप्रभुता स्थानीय और वैश्विक दोनों संबंधों में एक बहस का विचार है। मूल रूप से यह आधुनिक राष्ट्रों के निर्माण में सामंती प्रभुओं के खिलाफ राजाओं को सशक्त बनाने के लिए उभरा। मैकियावेली और रूसो जैसे विचारकों का मानना था कि स्थिर समाजों को अस्थिरता और अव्यवस्था पर काबू पाने के लिए क्षेत्र और लोगों पर नियंत्रण रखने वाली मजबूत सरकारों की आवश्यकता होती है। संप्रभुता कहाँ होनी चाहिए और सरकार के प्रकार पर असहमति के बावजूद वे इस बात पर सहमत थे कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता थी। संप्रभुता की अवधारणा को बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में शामिल किया गया, जो वेस्टफेलिया शांति वार्ता के दौरान मजबूत हुई, जिससे धर्मनिरपेक्ष शासकों पर चर्च का प्रभाव कम हो गया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और राज्यों की बढ़ती परस्पर निर्भरता के कारण बाहरी संप्रभुता बदल गई है, मौलिक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड, सिद्धांत और प्रथाएं अभी भी राज्य की संप्रभुता पर निर्भर है, जिसका अर्थ है राज्यों की संवैधानिक स्वतंत्रता।